हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ को रीड करेंगे। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि वह उनकी भलाई के लिए काम करे, जैसे कि उनके लिए अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराए, अच्छी एजुकेशन, उनके हेल्थ का ध्यान रखे, उनके लिए रोजगार यानी कि काम दे और उनके लिए हाउसिंग यानी कि घरों को बनवाए और सड़कों को बनवाए और लोगों के लिए बिजली प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिसिटी करे। ये सब उम्मीद लोग अपनी गवर्नमेंट से करते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है और हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ क्या है। तो इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हेल्थ के बारे में हम कई प्रकार से सोच सकते हैं। हेल्थ का क्या मतलब होता है? नॉर्मली हम ये समझते हैं कि हेल्थ का मतलब है कि अगर हम बीमार नहीं हैं, अगर हमें कोई चोट नहीं लगी हुई तो इसका मतलब हम हेल्थी हैं। लेकिन जो हेल्थ होती है वो सिर्फ बीमारियों से रिलेटेड नहीं होती, इसमें और भी कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और बीमारियों के अलावा हमें और भी बहुत से कारणों पर, बहुत से रीजंस पर विचार करना होता है जो कि हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको पीने के लिए साफ पानी मिलता रहे और आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले तो नॉर्मली हम सब हेल्दी रहेंगे, यानी कि पीने के लिए साफ पानी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी तरफ अगर लोगों को भर पेट भोजन ना मिले या फिर उन्हें घुटन भरी जगह पे रहना पड़े तो उनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि ये सारे फैक्टर्स भी हमारी हेल्थ से जुड़े होते हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो चुस्ती के साथ करें और अच्छी स्पिरिट में करें, यानी कि खुश रहकर करें। अगर हम सुस्त रहकर काम करते हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, तो ये हेल्दी लाइफ के लक्षण नहीं हैं, यानी कि हम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे हैं। अगर हम हर वक्त डल महसूस कर रहे हैं, लेजी महसूस कर रहे हैं, हर वक्त टेंशन में हैं, हर वक्त डरे हुए हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमें वैसे कोई बीमारी ना हो या वैसे कोई चोट ना लगी हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं तो इसका मतलब हम हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे हैं। और हम सबको टेंशन फ्री रहना चाहिए और खुश होकर जीना चाहिए, और ये सभी फैक्टर्स एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम देखेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर हमें ये 2 कॉलम्स दिए गए हैं और इसमें हमें भारत की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इंडिया की जो हेल्थ केयर हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम इन्हें पढ़ेंगे। ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज हैं वो भारत में हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भारत में ही तैयार किए जाते हैं और हर साल लगभग 15,000 नए डॉक्टर क्वालिफाई करते हैं। और इस पैराग्राफ का मतलब है कि भारत के ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो बड़ी सिटीज़ में यानी कि शहरों में बसते हैं, लेकिन गाँव को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए, गाँव वालों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और जो गाँव के लोग हैं वहाँ पर अगर हम कहें कि एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम रहती है, यानी कि ज़्यादातर डॉक्टर शहरों में रहते हैं। गाँव में लोगों को डॉक्टर्स तक पहुँचने के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि गाँव में पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर्स कम रहते हैं। अब इसके बाद इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1950 में इंडिया में 2717 हॉस्पिटल्स थे। 1991 में हॉस्पिटल्स की संख्या पहुँच गई 11,174 यानी 11,174, और ईयर 2000 में हॉस्पिटल्स कितने हो गए? 18,218।
इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से मर जाते हैं और आज़ादी के बाद से ये संख्या लगभग इतनी ही बनी हुई है, यानी कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं और हर साल मलेरिया के लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख मामले इंडिया में आते हैं और ये संख्या कम नहीं हो रही है। यानी कि भले ही भारत में हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हर साल टीबी से 5 लाख लोग मरते ही जाते हैं, जो कि आज़ादी के बाद से संख्या उतनी ही बनी हुई है और हर साल 20 लाख केस तो मलेरिया के ही आ जाते हैं। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इंडिया में हर साल मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि विदेश से बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं और वे भारत के ऐसे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं जो दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स माने जाते हैं। यानी इंडिया में भी ऐसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर दुनिया भर से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे देश में सभी लोगों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और जो 21% कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं। ऐसी जो बीमारियां होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें से 21% बीमारियां गंदे पानी से फैलती हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स या हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि भारत दवाइयाँ बनाने वाला तीसरा बड़ा देश है और हमारे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जो मेडिसिन्स है, जो दवाइयाँ हैं, वो एक्सपोर्ट की जाती है, बाहर भेजी जाती है। और इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि भारत में जो बच्चों की संख्या है उनमें से आधे बच्चों को तो पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं मिल पाता और वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यानी कि भारत में लगभग आधे बच्चों को तो पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए, यानी कि बीमारियों से इलाज के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एट्सेट्रा। और जो मरीजों को ज़रूरी सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके, यानी कि भारत में अगर ये सब फैसिलिटीज़ होंगी तभी हमारे देश में मरीजों को, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको सही देखभाल मिल पाएगी, उनका सही इलाज हो पाएगा जिनकी के उन्हें ज़रूरत होती है। और इन सब फैसिलिटीज़ के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो कि एडवाइस दे सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि बीमारी की पहचान कर सकते हैं, बीमारी के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है और उसके अलावा वो इलाज भी कर सके। यानी कि अगर ये सब फैसिलिटीज़ चाहिए तो हमें इन सब लोगों की ज़रूरत है। और मरीजों के इलाज के लिए, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन। यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं और हमारे देश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में एक्सपीरियंस भी है, यानी बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं। और हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर्स का, ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये बड़ी जनसंख्या को, जो कि सैकड़ों और हज़ारों गाँव में, शहरों में फैली हुई है, उनके लिए अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा सके, उनके इलाज अच्छे से करवा सके, इतनी कैपेबिलिटीज़ हमारे यहाँ पर है। और इस बारे में आगे हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, बहुत से नई टेक्नोलॉजीज आई हैं और कई नए प्रकार के ट्रीटमेंट्स आए हैं हमारे देश में। यानी आज हमारे देश में इलाज करने के लिए नए प्रकार की तकनीकें, नए प्रकार के ट्रीटमेंट्स, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में हमने पढ़ा था उससे हमें लगता है कि हमारे देश में बहुत तरक्की हो रही है मेडिकल साइंस में और मेडिकल फील्ड में, लेकिन अगर इस कॉलम को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है आम जनता को इलाज के लिए जो होनी चाहिए। यानी कि जो दूसरा कॉलम है वो ये बताता है कि हमारे देश में तो जो हेल्थ सिचुएशन है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और हम अपने देश को, अपने जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। और ये एक अजीब सी स्थिति है जहाँ एक तरफ तो पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हमारा देश मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सभी लोगों तक वह इलाज सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। हमारे देश में पैसा है, नॉलेज है, लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों तक सही सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यानी कि एक इलाज का खर्चा। इस कहानी में दो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों ही बीमार पड़ते हैं और इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि उन दोनों का जो इलाज का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अमन और रंजन दोनों अच्छे दोस्त हैं। जो रंजन है वो एक समृद्ध फैमिली से आता है, अमीर फैमिली से आता है, लेकिन जो अमन है वो एक नॉर्मल फैमिली से आता है जो जैसे तैसे गुजारा चला रही है। यहाँ पर रंजन अमन से कहता है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन, यानी कि तुम कैसे हो और बड़े दिनों बाद आए। अमन कहता है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। रंजन कहता है, अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और फिर रंजन अमन को उस हॉस्पिटल के बारे में बताता है जहां उसके पिताजी उसे ले गए थे और उसने अमन को बताया कि हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी वो एकदम चकाचक दिख रही थी, जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। और डैडी कह रहे थे कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़ यानी बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। और फिर रंजन ने अमन को बताया कि डॉक्टर से मिलने से पहले डैडी को रिसेप्शन काउंटर पर 500 रुपये देने पड़े और वहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था और सब कुछ बहुत साफ सुथरा और चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद रंजन बताता है कि डॉक्टर ने मुझसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। यानी कि जब रंजन टेस्ट कराने गया तो जिसने भी उसका टेस्ट किया, वो जो लेडी थी, वो जो नर्स थी, उसने भी बड़े अच्छे से बात की। एक महिला यानी एक लेडी ने जांच करते हुए मेरा खून लिया और उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है जो रंजन का ब्लड ले रही है टेस्ट के लिए, वो रंजन से कह रही है कि क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है, यानी कि वो उसके साथ अच्छे से बातें कर रही है। अब यहाँ पर डॉक्टर रंजन से बात कर रहा है और कह रहा है, हाँ तो यंग मैन, ये जो गुलाबी गोली है ये दिन में 3 बार लेनी है और ये जो सफ़ेद वाली गोली है ये सोने से पहले लेनी है और ये एक सिरप है और घबराओ मत, इसका टेस्ट बढ़िया है। और तब रंजन ने डॉक्टर से कहा कि धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। यानी कि रंजन को यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पर हम इस एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि रंजन के डैडी जहाँ पर उसे लेकर गए थे वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। अब उसके बाद रंजन अमन से कहता है कि तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस हॉस्पिटल में गए थे? तब अमन रंजन से कहता है, वह तुम्हारे वाले हॉस्पिटल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा यानी के पिताजी मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। और फिर अमन ने रंजन को बताया और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल में गए थे। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा, यानी कि पिताजी के सहारे टिका रहा। और जब मेरी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा और हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। वहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था और वहां बहुत भीड़ थी। और फिर जब ये डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और ब्लड रिपोर्ट यानी कि खून की रिपोर्ट भी दिखाओ और जल्दी करो। और फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इसे तो वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। तब रंजन अमन से कहता है कि मेरा हॉस्पिटल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया। तब अमन रंजन से कहता है, अच्छा, इतना ज़्यादा खर्च हो गया, लेकिन मेरे इलाज में तो बहुत कम पैसा लगा। यानी कि रंजन का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, वो भी वायरल बुखार से ही पीड़ित था, और अमन का इलाज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ और उससे भी वायरल बुखार हुआ था। यानी दोनों को एक ही बीमारी हुई थी, लेकिन रंजन के टेस्ट ज़्यादा हुए, रंजन के पिता को पैसे ज़्यादा देना पड़े, लेकिन अमन के पिता को पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़े, लेकिन फैसिलिटीज़ का फ़र्क था। रंजन जिस हॉस्पिटल में गया वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी थी, लेकिन अमन जिस हॉस्पिटल में गया वहाँ लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ा। तो ये इस तरह के डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी लगती है, ऐसे लगता है 5 स्टार होटल है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन बहुत लंबी लंबी लगती है और वो 5 स्टार होटल जैसे नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर खर्चा उतना नहीं होता, ना के बराबर खर्चा होता है। अब हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है वो एक चैन होती है हेल्थ सेंटर्स की और हॉस्पिटल्स की, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। और यहाँ पर हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं ये सभी आपस में जुड़े होते हैं और यहाँ पर गांव के लोगों का, शहर के लोगों का अच्छा इलाज किया जाता है। और यहाँ पर छोटी से छोटी बीमारी और उससे लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक हर बीमारी का इलाज किया जाता है। और जो विलेज लेवल होते हैं यानी गांव के लेवल पर हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पर नर्स होती है और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, और इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ट्रेन किया जाता है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि गांव में, विलेजेस में जो नर्सेज होती है, जो विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरविजन में, उनकी निगरानी में काम करते हैं।
और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर कि अमन गया था, जैसा अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था। और कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो कि हाकिम शेख की स्टोरी में बताया गया था। हाकिम शेख की स्टोरी स्टूडेंट्स यहाँ पर दी गई है और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हाकिम शेख जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के एक मेंबर थे, सदस्य थे, और एक बार वो चलती ट्रेन से गिर गए थे और उन्हें काफ़ी सीरियस चोटें आई थी। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें बहुत इमीडिएट ट्रीटमेंट की यानी कि तुरंत इलाज की आवश्यकता थी और उन्हें कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उस अस्पताल ने हाकिम शेख को भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर कोई खाली बिस्तर नहीं था। फिर दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है इस इलाज के लिए, तो यहाँ पर हम इन्हें नहीं ले पाएंगे। और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, इतनी गंभीर अवस्था में उसके बाद उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 हॉस्पिटल्स में लेकर जाया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया और अंत में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। लेकिन उनके इलाज पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और जिन अस्पतालों ने, जिन हॉस्पिटल्स ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके इस एटीट्यूड से नाराज़ होकर हाकिम शेख ने उनके ऊपर, उन सरकारी अस्पतालों पर जिन्होंने उन्हें भर्ती नहीं किया था इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी, उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा कर दिया। तो इसी हाकिम शेख की स्टोरी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। अब इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि इस स्वास्थ्य सेवा को पब्लिक यानी कि सार्वजनिक कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो प्रॉमिस किया है, जो वचन दिया है, उसे पूरा करने के लिए ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं जो सभी नागरिकों के लिए होते हैं। और इन सेवाओं को चलाने के लिए जो धन आता है, जो पैसा आता है, ये उन लोगों से आता है जो टैक्स देते हैं। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू, इसका एक और पहलू ये है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री या बहुत कम कीमतों पर देना होता है, जिससे कि गरीब लोग भी इलाज करवा सके। और जो पब्लिक हेल्थ होती है, फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ यहाँ पर हमें बताया गया है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां ना फैले। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि टीबी ना फैले, मलेरिया ज़्यादा ना फैले, जॉइंटिस ना फैले, कोलेरा ना फैले, कोलेरा यानी कि हैजा, डायरिया ना फैले, चिकनगुनिया ना फैले। और ये सब काम करने के लिए सरकार को जनता के सहयोग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो सरकार कितना भी काम कर ले वो असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये पक्का करना पड़ेगा कि किसी इलाके के सभी लोग अपने कूलरों को, वो घर की छतों को अच्छे से साफ रखें और उनमें पानी इकट्ठा ना होने दे। यानी जनता सहयोग करेगी तो सरकार जो भी काम करेगी वो सफल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हाकिम शेख के केस को याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? तो आइए पढ़ते हैं कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को, यानी लोगों के जो राइट्स हैं उसको पक्का करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि सभी लोगों के जो अधिकार हैं, जो हित हैं, वो सुनिश्चित रहें और उनको हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की ही जिम्मेदारी है। और यहाँ पर हमें बताया गया है सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका ये मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही, यानी उस व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा नहीं मिल रही है।
इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कोर्ट ने ये भी कहा कि यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी को जरूरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे, जिसमें कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी शामिल है। और हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए जरूरी इलाज देने के लिए। यानी कि ये हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी है कि वो अपने यहाँ आने वाले हर पेशेंट को ज़रूरी इलाज दे और उन्हें अपनी ये ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। और यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि कई हॉस्पिटल्स ने, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने हाकिम शेख को अपने यहाँ एडमिट करने से मना कर दिया था और उसके बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ा, जिस पर उनको काफ़ी खर्चा आ गया था। तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये भी कहा था कि हाकिम शेख का जितना भी खर्चा आया था प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने पर, वो सारा खर्चा उन्हें वापस दिया जाना चाहिए, वो सारे पैसे स्टेट गवर्नमेंट उन्हें वापस करे। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में, यानी कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि हमारे देश में कई प्रकार के प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं। गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिल जाते हैं और शहरों में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम बने हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं जो कि टेस्ट करती है और स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑफर करती है, जैसे कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा। और ऐसी मेडिसिन शॉप्स होती है जहाँ से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं, जिनको हम केमिस्ट शॉप कहते हैं। ये सभी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। इस पैराग्राफ में हमें यह कहा गया है स्टूडेंट्स कि जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती है। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वहाँ तो लगभग सब कुछ ही लगभग फ्री ही मिलता है। लेकिन प्राइवेट फैसिलिटीज के लिए पेशेंट को हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि आज आप प्राइवेट फैसिलिटीज़ को कहीं भी अपने आसपास देख सकते हैं, यानी कि जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ मेडिकल क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध है वो आप अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास कहीं भी निकलेंगे तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, केमिस्ट शॉप या जो टेस्ट कराते हैं, ऐसे भी आपको ये जगह भी अपने आसपास बहुत सारी नज़र आ जाती हैं। आज तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने खुद के हॉस्पिटल्स चलाती हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं और दवाइयों को बेचने का काम भी करती है। और मेडिकल शॉप्स तो आपको अपने हर तरफ नज़र आ ही जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। इज एडेक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, यानी कि क्या सबके लिए पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ इस पैराग्राफ में दिया गया है, कि भारत देश में हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादातर प्राइवेट सर्विसेज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्राइवेट सर्विसेज ही उन्हें ज़्यादा मिलती है और ये प्राइवेट सर्विसेज ज़्यादातर शहरों में उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर हर चीज़ लगभग महंगी होती है, हर तरह की सर्विस महंगी होती है, मेडिसिन यहाँ पर काफ़ी महंगी होती है। और लोग जब इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं तो इसके लिए उन्हें उधार लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी बीमारियों का इलाज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स में करा सके। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि बहुत से प्राइवेट सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, यानी जहाँ भी प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है मेडिकल से रिलेटेड, वहाँ पर कई बार गलत तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई सस्ता इलाज अवेलेबल है भी हॉस्पिटल में, तब भी महंगा इलाज ही किया जाता है ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल
प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कई बार वो अननेसेसरी मेडिसिन के लिए जोर डालते हैं, इंजेक्शंस के लिए कहते हैं, सेलाइन बॉटल्स के लिए कहते हैं, जबकि कई इलाज तो ऐसे होते हैं जो कि सिंपल मेडिकेशन से ही, साधारण दवाइयों से या साधारण गोली से ही जो ठीक किए जा सकते हैं, उनके लिए भी महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगे टेस्ट, महंगे इंजेक्शंस या सेलाइन बॉटल्स उनको सजेस्ट की जाती हैं। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, उसमें से केवल 20% लोग ही अपनी बीमारियों के लिए जो खर्चा है उसको उठा सकते हैं, यानी वो इतने कैपेबल होते हैं कि अपनी बीमारी का खर्चा उठा सके। केवल 20% हमारी पॉपुलेशन का। और कई ऐसे लोग जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, जो हमें लगता है कि ठीक ठाक हैं, वे भी अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को, अपने बीमारियों के खर्चे को इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में, उन्हें भी बहुत दिक्कत आती है इन खर्चों को उठाने में। और ये भी रिपोर्ट में आया है कि जितने भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट नर्सिंग होम्स में एडमिट होते हैं, उनमें से 40% लोगों को अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। इस पैराग्राफ में ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बार बार आती है, और गरीब लोग तो पहले ही उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, पहले ही उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए, और उनकी कई बेसिक नीड्स वैसे ही पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि साफ पीने का पानी, एक बड़ा सा घर या साफ वातावरण, अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी उन्हें साफ नहीं मिल पाता। इसलिए उनके बीमार पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा बनी रहती है, और बीमार पड़ने पर जो खर्चे होते हैं उनसे उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। इस पैराग्राफ में हमें यह कहा गया है स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे की कमी ही एक दिक्कत है, इसके अलावा भी कई परेशानियां होती है। जैसे कि कई जगहों पर तो अगर किसी महिला को इमरजेंसी में लेकर जाना है तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, यानी कि महिलाओं की हेल्थ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितना आदमियों की हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और कई ट्राइबल एरियाज में, यानी कई आदिवासी इलाकों में तो हेल्थ सेंटर्स बहुत कम होते हैं और वो ठीक से चलाए भी नहीं जाते हैं, और कई जगहों पर तो हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन, यानी कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में लोगों की जो स्वास्थ्य की दशा है, जो हेल्थ की कंडीशन है, हेल्थ सिचुएशन है, वो बहुत अच्छी नहीं है। और ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों को, खास तौर पे गरीब लोगों को और डिसएडवांटेज लोगों को, जिनको सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती, हमारे देश के सभी नागरिकों को अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। और ये भी सच है कि जो हमारी हेल्थ है, जो लोगों का स्वास्थ्य है, वो जितना हेल्थ केयर सर्विसेज पर डिपेंड करता है, उतना ही इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उन्हें जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। जैसे कि अच्छा वातावरण हो, साफ एनवायरनमेंट हो, उनके रोजगार के लिए, उनके खाने पीने की सारी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। और ऐसा करना पॉसिबल है। अब जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें इसी बात के बारे में बताया गया है कि लोगों की हेल्थ सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द केरला एक्सपीरियंस, यानी कि केरल का अनुभव। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि 1996 में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने स्टेट के टोटल बजट का 40% पंचायत को दे दिया, जिससे क्या हुआ कि पंचायत के लिए ये आसान हो गया कि वो अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करे, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से योजनाओं को बनाए, प्लानिंग करे और उस पैसे को यूज़ करे, जिससे कि ये संभव हो पाया, पॉसिबल हो पाया कि अब वो पानी के लिए अरेंजमेंट कर सकते थे, खाने के लिए वो प्लानिंग कर सकते थे, और जितना पैसा था उसके हिसाब से उसको यूज़ कर सकते थे। इस पैसे को उन्होंने अपने गाँव के हिसाब से, पंचायत ने विमेन की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया, एजुकेशन के लिए यूज़ किया।
और फिर इसी वजह से कि पंचायत को पैसा दिया गया था तो उनके पास एक ताकत थी, एक सोर्स था, तो उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम्स को चेक किया, उसके अकॉर्डिंग उसमें सुधार किया, स्कूल्स में सुधार किया, आंगनवाड़ीज में सुधार किया गया, और इसके अलावा जो गांव के कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक किया गया, हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया गया, और इन सब की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। हालांकि कुछ कमियां बनी रही, जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज की कमी बनी रही, और हॉस्पिटल्स या उनके बेड्स पूरे नहीं थे, उनमें थोड़ी बहुत कमी बनी रही, और डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी समस्याओं को ख़त्म किया गया, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं फिर भी बनी रही। और जो समस्या ये रह गई, जैसे कि मेडिसिन की कमी, हॉस्पिटल्स बेड्स की कमी या डॉक्टर्स की कमी, इन्हें भी पूरा किए जाने की, ठीक किए जाने की जरूरत है। अब हम एक और देश का एग्जाम्पल देखते हैं कि जिस देश ने अपनी जो हेल्थ सर्विस है उसको कैसे इंप्रूव किया, अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कोस्टा रिका का। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री है, और इसकी वजह है कि कोस्टा रिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही स्वास्थ्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। और कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ये लिया था कि वो अपनी आर्मी नहीं रखेगा, जिससे कि जो पैसा आर्मी पर खर्च किया जाना है, उन्होंने कहा कि वो पैसा हम अपने देश के लोगों की हेल्थ पर, एजुकेशन पर और दूसरी बेसिक नीड्स पर खर्च करेंगे। और कोस्टा रिका गवर्नमेंट का ये मानना था, और आज भी ये मानना है, कि जो लोगों की हेल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उस देश की तरक्की के लिए। वहाँ की शक्ति अगर लोगों की है, वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर अगर हेल्थ अच्छी है तभी वो देश शक्तिशाली होगा। इसीलिए कोस्टा रिका की गवर्नमेंट अपने देश के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और उनकी बेसिक नीड्स के लिए उनको हर सुविधा प्रोवाइड करवाती है ताकि वो हेल्दी बने रहे। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट अपने देश के लोगों के लिए साफ पानी, साफ सफाई, न्यूट्रिशन और उनकी हाउसिंग का पूरा ध्यान रखती है। और कोस्टा रिका में जो हेल्थ एजुकेशन है वो कंपलसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन लेवल पर यानी स्कूल्स में भी हेल्थ के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।